पिछले क्लास में हमने क्या करा था? पिछले क्लास में हमने बात करा था ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बात करा था और हमने आपको रिलेशंस के बारे में बताया था, ठीक है। हमने दो चीजों के बारे में बात करा था, एक रिलेशन के बारे में हमने बात करा था, एक हम जो है हमने जो है ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बात करा था, ठीक है। अच्छा, एक चीज के बारे में हमने और बात करा था जिसका नाम था इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे ओपी, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने क्या करा था, 3 पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कशन करा था। एक रिलेशन के बारे में, रिलेशन के बारे में हमने काफी बेसिक्स पढ़ा था, फिर हमने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बात करा था, फिर हमने बात करा था इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, आज जो है हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा सिंपल सा टॉपिक है जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो ध्यान से यहाँ पे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखो तो दो वर्ड्स है, एक आपका कार्टेशियन है और दूसरा वर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोडक्ट। तो सबसे पहले कार्टेशियन समझते हैं, है ना। कार्टेशियन, देखो कार्टेशियन जो है कार्टेशियन क्या है, कार्टेशियन का मतलब क्या, अगर आप देखा जाए तो कार्टेशियन जो है एक साइंटिस्ट थे, एक फिलोसफर थे, एक मैथमेटिशियन थे, मतलब एक जीनियस व्यक्ति थे जिनका नाम था रेने डिस्कार्टे, है ना। एक जीनियस इंसान थे जिनका नाम था रेने डिस्कार्टे, ठीक है, रेने डिस्कार्टे। इन्होंने क्या, इन्होंने 1637 में यानी 1637 में इन्होंने एक ब्रांच के बारे में इंट्रोड्यूस करा था, एक मैथमेटिक्स का इन्होंने एक ब्रांच इंट्रोड्यूस करा था जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इस ब्रांच का नाम क्या था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब देखो इन्होंने ये ब्रांच क्यों इंट्रोड्यूस करा था, तो उसका एक सिंपल सा लॉजिक था, एक सिंपल सा टारगेट था कि टू लोकेट अ पॉइंट, ठीक है, टू लोकेट अ पॉइंट इन प्लेन और स्पेस, किसी भी पॉइंट को लोकेट करना, ठीक है, किसी भी पॉइंट को क्या करना, लोकेट करना, है ना। टू लोकेट अ पॉइंट इन प्लेन या स्पेस में किसी भी पॉइंट को कैसे लोकेट करा जाए, ठीक है। तो लोकेट करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम तैयार करा था ठीक है। अच्छा, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, है ना। और वो जो सिस्टम तैयार किया था उन्होंने, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि जो टॉपिक है कार्टेशियन जो है, यहाँ पे कार्टेशियन जो वर्ड है, ये वर्ड का मतलब क्या है। तो कार्टेशियन यानी सिंपल सी बात है, एक साइंटिस्ट, एक फिलोसफर, एक जीनियस, एक मल्टी जीनियस बोल सकते हैं हम लोग। एक साइंटिस्ट थे, एक फिलोसफर थे जिनका नाम था रेने डिस्कार्टे, ठीक है। तो ये देखो आप यहाँ पे कार्टेज लिखा हुआ है, तो कार्टेज से ये कार्टेशियन आया हुआ है, ये जो कार्टेज से कार्टेशियन आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट पर हम लोग मूव कर रहे हैं, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा आपको पता है कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग प्रोडक्ट बात करेंगे, किसकी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग जो बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ क्या चीज, सेट्स। यानी हम लोग जो आज का जो क्लास हमारा है उसमें हम लोग बात करेंगे सेट्स। सेट समझते हैं आप लोग क्या होता है ना। सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ, ठीक है, डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विजिबल ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विजिबल ऑब्जेक्ट, उसका जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट। तो दो सेट को कैसे मल्टीप्लाई करा जाए, सिंपल सी बात है, दो सेट का यानी प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स प्रोडक्ट ऑफ किसका, दो सेट का को किस प्रकार से मल्टीप्लाई करा जाए, इस चीज के बारे में, है ना। इस चीज के बारे में सबसे पहले रेने डिस्कार्टे ने इंट्रोड्यूस करा था और उन्होंने जो जो सिस्टम, जो इसका नाम रखा उसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया क्लियर कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। तो सिंपल से अगर देखा जाए, एक लाइन में अगर देखा जाए, तो प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, जो भी आपके पास दो सेट्स दिए हुए हैं उसका अगर आप प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन क्यों बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि कार्टेशियन यानी रेने डिस्कार्टे ने इस चीज को इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। और रेने डिस्कार्टे कौन थे, इनको हम बोल सकते हैं कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये जो थे फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर थे, यानी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। अच्छा, क्यों इंट्रोड्यूस करा, तो सिंपल हमने यहाँ पे बताया आपको कि टू लोकेट अ पॉइंट इन प्लेन और स्पेस, ठीक है। अच्छा, किस फॉर्म पे, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि A, B, तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे, तो हम लोग जानते हैं कि ये होता है हमारा एक्स एक्स को रिप्रेजेंट करता है और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये वाला जो होता है, ए जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, फर्स्ट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और जो सेकंड वाला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं एब्सिसा और जो सेकंड एलिमेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का प्रोडक्ट जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले रेने डिस्कार्टे ने इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। रेने डिस्कार्टे ने क्या करा था, इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या करना, सीखना है, क्या है, सीखना है हम लोग को कि मेनली जो है इसको कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, दो यहाँ पे
हम लोग क्या करते हैं, दो सेट्स ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक सेट है 1 और 2, सेट के अंदर जो दो एलिमेंट्स हमारे पास 1 और 2 दो एलिमेंट्स है, ठीक है। और बी सपोज हमारे पास है 3,4, यानी हमारे पास दो सेट्स है, ए सेट है और सेट बी है, ठीक है। दोनों पेयर सेट है। पेयर सेट का मतलब क्या होता है कि दोनों में जो है दो दो एलिमेंट्स, इसमें भी दो एलिमेंट्स, इसमें भी दो एलिमेंट्स, यानी दोनों जो सेट हमारे, कौन सा सेट है, पेयर सेट है। इसमें हमको जो कैलकुलेट करना, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करना, यानी इट मींस वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी। हमने जो है ए क्रॉस बी, यानी कोई पूछे कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ते कैसे हैं, तो इसको हम लोग क्रॉस पढ़ते हैं। ध्यान देने वाली बात है, इसको हम लोग क्या होता है, क्या पढ़ते हैं, क्रॉस। देखिए क्रॉस क्यों पढ़ते हैं, ये भी क्रॉस क्यों बोलते हैं, ठीक है। आपको हम ये क्यों बता रहे हैं कि हमको क्रॉस बोलना चाहिए, देखिए, ठीक है। क्योंकि जब हम आप 12th में जब मैट्रिक्स के बारे में आप बात करोगे, ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में जब बात करोगे, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे 12th क्लास के मैट्रिक्स, जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें हम लोग लिखते हैं m क्रॉस n, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं m बाई n, ठीक है, m बाई n। इसलिए यहां पे मेंशन करना जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि क्रॉस को हम लोग क्रॉस ही पढ़े, क्रॉस को बाय भी पढ़ा जाता है इन स्पेशल केसेस लाइक इन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी से, ठीक है। तो हमने दो बातों क्लियर कर लिया, ठीक है। सबसे पहली बात कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, एक सिंपल सी लॉजिक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी दो सेट्स का प्रोडक्ट, पहला क्लियर कॉन्सेप्ट। कार्टेशियन क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेने डेस्कार्टे ने इस चीज के बारे में इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट, कैसे डिनोट करते हैं, तो सिंपल ए क्रॉस बी। ये क्लियर हो गया पॉइंट कि हम लोग इसको ए क्रॉस बी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट करके देखना है कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। यानी वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी, ठीक है, वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो 1 को 3 के साथ लेना है, फिर 1 को 4 के साथ लेना है। ध्यान से, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, ठीक है, एज ऑर्डर्ड पेयर। ये ध्यान देने वाली बात है, एज ऑर्डर्ड पेयर। तो हम लोग जानते हैं कि ये 1,3 एज ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ये 1,4 एज ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ठीक है। अब बचा 2, अब 2 को 3 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ, यानी हो गया हमारे पास 2,3 और फिर हमारे पास आ गया 2, क्या चीज, 4। तो देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है। हमने क्या करा, इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे लिख दिया। इसको हम लोग जानते हैं, देखिए पिछले क्लास में मैंने आपको क्लियर कर लिया था कि जो ऑर्डर्ड पेयर होता है जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ये 2D को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, 2D। 2D यानी प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो होता है ऑर्डर्ड पेयर किसको रिप्रेजेंट करता है, 2D को रिप्रेजेंट करता है। 2D यानी ये जो है प्लेन को क्या करता है, वो एक्सप्रेस करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये भी एक लॉजिक है, ठीक है, ये भी एक लॉजिक है कि ये जो सिस्टम है, ठीक है, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का जो तरीका है, इसको लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये भी एक लॉजिक है, क्योंकि यहां पे जो आपको मिल रहे हैं, जो आपको रिजल्ट इसके अंदर मिल रहा है, ये आपको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में मिल रहा है। और ऑर्डर्ड पेयर जो है क्लियरली किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग बोल सकते हैं ये बात कि जो ऑर्डर्ड पेयर होता है आपका, ठीक है, जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ये कार्टेशियन सिस्टम को, यानी शॉर्ट में बोल सकते हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ये कार्टेशियन सिस्टम को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ये भी बात हम लोग इस चीज को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे तो देखा जाए तो किसने इंट्रोड्यूस करा था, तो रेने डेस्कार्टे ने इंट्रोड्यूस करा था। लेकिन ये भी एक लॉजिक यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। चलिए, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, सपोज हमने कैलकुलेट करना बी क्रॉस ए, हमने तो ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, बी क्रॉस ए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बी को यहां ले लेते हैं। सपोज हमारे पास बी हो गया 3,4, ठीक है, और ए को हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, दैट इज 1,2। हमारे पास ये दो है, बी हमारे पास बी अवेलेबल और ए अवेलेबल है। एंड सपोज वी हैव टू फाइंड बी क्रॉस ए, हमने जो है बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना। सेम प्रोसीजर करना आपने, 3 को 1 के साथ, फिर 3 को 2 के साथ करो आप, ये 3,1, फिर 3 को 2 के साथ करो आप, यानी 3,2। फिर यहाँ पे 4 है, 4 को 1 के साथ, फिर 4 को 2 के साथ, यानी 4,1, और फिर 4, क्या निकल गया आपके पास, 2, ठीक है। तो यहां पे हमने सिंपली क्या करा, कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। क्या कैलकुलेट करा, ए क्रॉस बी, और हमने बी क्रॉस ए कैलकुलेट कर लिया, यानी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। यानी हमने सेट्स का जो प्रोडक्ट है उसको हमने क्या करा, कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने डिफाइन करना है, सपोज यू हैव टू डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, तो ये तो क्लियर है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, यानी सिंपल सी बात, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अभी देखो ध्यान से, अब यहाँ पे आपको जो रिजल्ट्स मिले हैं, ये जो आपको जो भी ए क्रॉस बी आपको मिला है, ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट है। अब देखो यहां पे देखो ध्यान से, हमने इसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, एक सिंपल सा डेफिनेशन है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड क्या चीज पेयर। तो देखो ध्यान से, हमको यहाँ पे जो भी मिला है ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग
एक अगर एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं या कलेक्शन कर लेते हैं ऑर्डर पेयर का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो सेकंड पॉइंट, ध्यान से सेकंड पॉइंट आपको क्या समझना है कि ऑर्डर पेयर तो मिल गया आपको, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, 2 है, 2 है, देखो 1 2 उसमें है, 3 है, 4 है, 3 है, 4, ये आपका सेकंड, यानी ये भी ध्यान देने वाली बात है, सच दैट ए जो है आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, और जो सेकंड एलिमेंट है यहाँ पे जो ए हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, ए आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। ए जो आपका कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, और जो बी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, बी का क्लियर मतलब है सेकंड एलिमेंट आपका, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, और जो बी है ये जो सेकंड एलिमेंट है ये आपका सेट बी से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात हमने ये क्लियर कर ली बात कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो बोल सकते हैं द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, the set of all ordered pairs such that A यानी first element belongs to A and second element that is belongs to B। एक सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने सीख लिया, A क्रॉस B से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो कम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ, कम्यूटेटिव का मतलब सिंपल सा है कि A क्रॉस B जो होता है वो B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा। एक सिंपल सी बात है, A क्रॉस B जो है आपका क्या होगा, वो B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग समझते हैं यहाँ पे, देखो आप ध्यान से, ठीक है। हमने यहाँ पे A क्रॉस B कैलकुलेट करा, और यहाँ पे हमने क्या करा, B क्रॉस A कैलकुलेट करा। यहाँ पे देखो 1 3 है, और यहाँ पे हमारा 3 1 है, यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 3 1 है, यहाँ पे आपका 1 4 है, और यहाँ पे क्या है 3 2 है, ठीक है। आप इसको ऐसे रिलेट करो, ये हमारा हो गया 1 3 और ये हो गया हमारा 3 1, यहाँ 1 4 है, और ये देखो आप यहाँ पे हो गया 4 1, ये 2 3 है, इसको देखो आप ये हो गया 3 2, ये 2 4, इसको आप देखो 4 और 2, आप देखो कोई भी इक्वल नहीं है। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकली आपको अगर हम प्लॉट करके दिखाते हैं, सपोज हमारे पास ये x हो गया, ये x ये ऑरिजिन, ये x इधर होता है x डैश, आपको पता है ये y इधर होता है y डैश, ठीक है। हमको पता है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करके आपको दिखाते हैं कि जो दोनों होते हैं, यानी हमारा A क्रॉस B जो है वो B क्रॉस इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे सपोज वी हैव टू प्लॉट 1 3, अब 1 3 को प्लॉट करो, ये 1 और यहाँ पे आ गया 3, ये 1 3 हो गया। अच्छा, फिर हमने 3 1 को प्लॉट करना, 3 और 1 को प्लॉट करना है, तो क्लियरली हम लोग देखते हैं कि ये पॉइंट अलग है और ये पॉइंट क्या चीज अलग है। अच्छा, वैसे भी हम लोग जानते हैं कि A B और बी ए जो होता है कभी आपस में इक्वल नहीं होता। जब ए बी बी आपस में इक्वल नहीं है तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि ए बी जो होता है इज नॉट इक्वल टू क्या चीज, बी क्रॉस ए, ये बात हम लोग बोल सकते हैं। और इसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि कम्यूटेटिव ये नहीं होता है, यानी नॉट कम्यूटेटिव। सिंपल सी बात, ये जो होता है कम्यूटेटिव आपका नहीं होता, यानी ए क्रॉस बी जो होता है यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ये कम्यूटेटिव आपका नहीं होता है। सिंपल सी बात हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या करा, 3 पॉइंट्स क्लियर करे। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब समझा कि होता क्या है, फिर उसका हमने एक सही तरीके से डेफिनेशन देखा, फिर उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हमने देखा, फिर हमने देखा कि एक रूल सिंपल सा फॉलो करता है कि ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है, ये कम्यूटेटिव आपका नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब लोग नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं जिसका नाम है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। अब देखो, अब आपको 2-3 चीज का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। 2-3 चीज का नॉलेज करने का मेरा मतलब क्या है कि आपको जो है सेट का नॉलेज होना चाहिए। सेट में हमने आपको बताया था कार्डिनल नंबर के बारे में, ठीक है। सेट में आपको हमने बताया था कार्डिनल नंबर के बारे में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कार्डिनल नंबर का नॉलेज होना चाहिए। देखिए कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, तो कार्डिनल नंबर का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन सेट। सपोज हमारे पास ए गिवन है 1,2, ठीक है, बी हमारे पास क्लियरली गिवन है 3,4, सपोज कर लेते हम लोग, ठीक है। ए हमारे पास दो सेट्स, हमारे पास दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, ए और बी हमारे दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यानी n ऑफ ए 2 है, यानी कार्डिनल नंबर है ना, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना है 2 है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी कितना आपका 2 है, यानी ये तो क्लियर है हमारे पास कि n ऑफ ए जो है 2 है और जो n ऑफ बी है वो भी कितना आपका 2 है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, ए क्रॉस बी कैलकुलेट करते हैं। तो ए क्रॉस बी अभी हमने सीखा कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ, यहाँ पे लिखो आप 1,3 1,4, फिर इसको आप करो 2 को 3 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ, यहाँ पे हमने लिख दिया 2,3 और यहाँ पे हमने लिख दिया 2,4, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या करना है, इसका नंबर कैलकुलेट करना है, n ऑफ ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है, ठीक है। यानी कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी यानी ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं।
अच्छा, इस पे हम लोग कार्डिनल नंबर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ए क्रॉस बी को हमने अभी डिफाइन करा था कि ए क्रॉस बी क्या होता है? इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। जितने भी यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर हो मिल रहे हैं आपको, सबका कलेक्शन होता है, सबका सेट होता है, ठीक है। तो हम इस चीज को भी हम लोग बोल सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कार्डिनल नंबर कैलकुलेट करें। यहाँ पे आप पूछ सकते हो, सोच सकते हो यहाँ पे कि हम लोग जो है सेट का कार्डिनल नंबर कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ भी तो ए क्रॉस बी की एक तरह से क्या आपको, ये भी तो सेट है। चलो काउंट करो, 1 2 3 4, यानी क्लियरली आपको मिल रहा है 4। अब देखो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, यानी एन ऑफ ए को मल्टीप्लाई करो और एफ एन ऑफ बी को मल्टीप्लाई करो, तो यहां भी आपको क्या मिल रहा है? 4। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, क्लियरली इस बात में बोल सकते हैं कि एन ऑफ ए क्रॉस बी जो होता है आपका, एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी के इक्वल होता है, ठीक है। ये बात हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे हमारे पास 2 सेट था, तो ये भी पॉसिबल है कि आपको 3 सेट मिल जाए, ठीक है। ये भी चांसेज है कि आपको कितना सेट मिल जाए? 3 सेट मिल जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने तो ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लिया। सपोज हमने, हमारे पास सी भी अवेलेबल है, सपोज हमारे पास 5 और 6 हमने ले लिया, ठीक है। सपोज हमने क्या ले लिया? 5 और 6, यानी थर्ड सेट जो हमने वो ले लिया, एक थर्ड सेट हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, दैट इज 5, 6। एंड सपोज वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी, एंड हमने क्या फाइंड आउट करना है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी कैलकुलेट करना। देखो ध्यान से, तो ए क्रॉस बी तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, एंड बट वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना, ये जो आपका 5 है, सबसे पहले क्या करो, सब में 5 अटैच कर दो आप, ठीक है। यानी हो गया आपके पास, देखो ये 135 145 235 और 245। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस 5 को अटैच कर देना है, 135 145 235 और 245। यहाँ पे हम लिख रहे हैं 135 145, ठीक है, फिर 235 और इधर हो गया आपके पास 245, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, इस 5 को, ये जो हमारा फर्स्ट जो था इसका, उसको हमने अटैच कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, ये जो 6 आपको यहाँ पे दिख रहा है, सब में 6 अटैच कर दो यहाँ पे, यानी 136 1,4,6 2, यहाँ पे सब में 6 अटैच कर दो आप, ठीक है। देन आपको मिल जाएगा 136, फिर आपको मिलेगा 146, फिर आपको मिलेगा 236, फिर आपको मिलेगा 246, ये आपको मिल गया। अभी देखो ध्यान से, अच्छा आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि अगर ए बी सी मिल जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड ट्रायड। अगर 2 रहता है तो बोलते हैं हम लोग ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन अगर 3 मिल जाए तो ये क्या होता है? हमारा ऑर्डर्ड ट्रायड होता है। अच्छा, ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि ऑर्डर्ड ट्रायड जो होता है ये 3D को एक्सप्रेस करता है, यानी 3D यानी ये जो होता है ये स्पेस को, है ना, स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 3D का जो ऑर्डर्ड ट्रायड होता है, इसका यूज हम लोग कहां करते हैं? टू लोकेट अ पॉइंट इन स्पेस। 2D जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसका हम लोग यूज कहां करते हैं? टू लोकेट अ पॉइंट इन प्लेन। और यहाँ पे जो हमारा ट्रायड है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो यूज होता है, हम लोग कहां यूज करते हैं इसका? टू लोकेट अ पॉइंट इन स्पेस, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हमको जो भी मिला है ना, हमको यहाँ पे ऑर्डर्ड ट्रायड मिला, हमको यहाँ पे क्या मिला? ऑर्डर्ड ट्रायड मिला। तो ये जो हमको मिला ऑर्डर्ड ट्रायड, ठीक है, तो हमको कोई पूछता आपसे कि डिफाइन करना, आपने ए क्रॉस बी क्रॉस सी को डिफाइन करो आप, तो आप बोल सकते हो कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है आपका? सिंपल सी बात है, सेट ऑफ ऑल ट्रायड्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल ट्रायड्स, ऑर्डर्ड ट्रायड्स, यहाँ पे आप बोल सकते हो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रायड, जितने भी आपके ट्रायड्स है उनका जो सेट होता है, उस सेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो आपसे पूछ, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मतलब क्लियर कर लिया हमने। अच्छा, सपोज हमने इसका कार्डिनल नंबर कैलकुलेट करना, सपोज वी हैव टू कैलकुलेट एन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। एन क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि ये भी तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी क्या सेट है, ए क्रॉस बी भी क्या आपका एक सेट है, ठीक है। तो सेट का ही कार्डिनल नंबर कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपल सी बात है, आप इसको कैलकुलेट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी क्लियरली आपको 8 मिल गया। अच्छा देखो अब ध्यान से, एन ऑफ ए कितना था? 2 था, एन ऑफ बी कितना है? 2 है। इधर देखो, अभी जो सी कैलकुलेट करा, सी जो हमने लिया हुआ था, तो एन ऑफ सी भी कितना आपका? 2 है। अब एक काम करो, एन ऑफ ए एन ऑफ बी और एन ऑफ सी, तीनों को मल्टीप्लाई करो आप, यानी एन ऑफ ए एन ऑफ बी और एन ऑफ सी को मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है। तो यहां भी आपको कितना मिलेगा? 8, है ना, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, यानी यहां भी आपको कितना मिल गया? 8। तो हम लोग क्लियरली ये बात बोल सकते हैं कि एन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होता है आपका, किसके इक्वल होता है आपका? एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी इंटू एन ऑफ सी के इक्वल होता है, ठीक है। कोई पूछ सकता है आपसे कि यहाँ पे आप एन क्यों, कार्डिनल नंबर क्यों निकाल रहे हो? तो आपने बताना है कि कार्डिनल नंबर भी किसका निकालते हैं? सेट का निकालते हैं। और ए क्रॉस बी बोलो आप या ए क्रॉस बी क्रॉस सी बोलो, ये भी आपके क्या है? सेट्स है। ये भी जो है आपके क्या चीज है? सेट्स हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सेट्स तो है, ठीक है, लेकिन किसके सेट्स है? ये ऑर्डर्ड पेयर के सेट्स है, ठीक है। ये जो ए क्रॉस बी होता है या ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होता है, ये ऑर्डर्ड पेयर के ये क्या है? सेट्स हैं,
ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये तो हमने समझ लिया कि ऑर्डर पेयर, सॉरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये तो हमने क्लियर कर लिया। अब हमने क्या समझना है कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो क्लियर कर लिया हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसका कार्डिनल नंबर कितना होगा वो भी हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, अब हमने समझना है कि इसको जो है हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, ग्राफ पे कैसे या कैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन किया। तो यहाँ पे देखो हमने लास्ट पॉइंट जो मेंशन करा हुआ है रिप्रेजेंटेशन की बात करी हुई है, तो इसको हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक एरो डायग्राम के थ्रू और एक होता है हमारा ग्राफिकल के थ्रू, ग्राफिकल माने ग्राफ के थ्रू, या इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एरो डायग्राम। ठीक है, एरो डायग्राम, देखो एरो डायग्राम से अच्छा इसको वेन डायग्राम बोल सकते हो। ठीक है, वेन डायग्राम। ठीक है, एरो डायग्राम से अच्छा होगा कि इसको आप वेन डायग्राम बोलो। ठीक है, सपोज क्या हमारे पास ए था, हमने एक कोई सेट ले लिया ए। ठीक है, इसके एलिमेंट्स हमारे पास है 1 और 2। सपोज हमारे पास बी है, ये हो गया हमारे पास 3 और क्या चाहिए, 4 एंड हमने यहाँ पे ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या मिलेगा आपको, आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ। लिखो पहले आप 1,3, फिर आपने क्या लिखना 1,4, फिर 2,3, फिर 2,4। ठीक है, 2,3 और इधर क्या मिल गया आपको 2,4। चलो तो यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लिया। इसका अगर आप नंबर कैलकुलेट करना चाहो, यानी इसका कार्डिनल नंबर आप कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो काउंट करके 4, या सिंपली आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एन ऑफ ए कितना आपका 2 है, एन ऑफ बी कितना आपका 2 है, तो सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, हमने रिप्रेजेंट करना है, हमने जो है ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करना है। तो दो तरीके से, एक एरो डायग्राम या वेन डायग्राम या ग्राफिकल मेथड। तो इसको हम लोग आपको इधर दिखाते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास ये ए हो गया, ठीक है, या और इधर हमारे पास हो गया बी। ठीक है, ए और दूसरा क्या हो गया बी। तो ए में कितना था आपके पास, क्या क्या था 1 2 था और 3 और 4 था। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ये 1, ये 2, इधर हो गया हमारे पास 3 और इधर क्या हो गया 4। अब देखो ध्यान से, अपने 1 जो है किससे रिलेटेड, 3 से भी रिलेटेड है और 1 आपका 4 से भी रिलेटेड। देखो ध्यान से, 1 जो है 3 से भी है, 1 4 से भी है, यानी 1 को आप क्या करो 3 से रिलेट कर दो, 1 को किससे रिलेट कर दो 4 से। फिर देखो अब यहाँ पे इस वाले पे ध्यान दो, 2 3 से भी है और 2 4 से भी है, तो यानी 2 को क्या करना आपने 3 से भी रिलेट कर देना है और 2 को 4 से भी क्या कर देना है, रिलेट कर देना है। ठीक है, तो एक सिंपल से रिप्रेजेंटेशन हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम बोल सकते हैं या उसको हम लोग वेन डायग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफ पे। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, सिंपल से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक कार्टेशियन सिस्टम के थ्रू, कार्टेशियन सिस्टम समझते हैं ना, कार्टेशियन सिस्टम, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कार्टेशियन प्लेन। हमने यहाँ पे सिंपल सा कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नंबर जो थे आपके 1 2, ये आपको पता है एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, इधर हमने करा 1 और 2। चलो प्लॉट करो। अब तो यहाँ पे आपको क्या क्या डाटा मिला, 1 3 से रिलेटेड है, 1 4 से रिलेटेड है, यानी जो आपका ए क्रॉस बी जो था वो ए क्रॉस बी कितना कितना था, 1 3 था, 1 4 था आपके पास। ठीक है, 2,3 था और 2, क्या था आपके पास 4। चलो सिंपली आपने प्लॉट करना है। यहाँ पे हम लोग और कुछ डाटा ले लेते हैं, 1 4 तक ले लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए हमारा वाई एक्सिस है। अच्छा देखो ध्यान से, ये दोनों रियल एक्सिस होते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होता है दोनों कौन से एक्सिस होते हैं, रियल एक्सिस होते हैं, ये अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो 1 3 ये 1 हो गया और ये हो गया हमारे पास 3, 1 4 ये 1 और ये हो गया 4 हमारे पास, ये 2 3 यानी 2 और ये हो गया 3, 2 4 यानी 2 और इधर क्या हो गया हमारे पास 4। तो एक सिंपल सा ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, या इसको हम लोग लैटिस मेथड ही बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लैटिस मेथड भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये पॉइंट क्लियर कर लिया कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ग्राफ को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना, 3 पॉइंट्स को और समझना है। ठीक है, ये जो हमने 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन 3 पॉइंट को अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से आप ठीक है, इन अब इसको समझो। हम लोग यहाँ पे ये वाला पॉइंट पे फोकस करते हैं पहले। ठीक है, देखो ए क्रॉस बी, पहले आप लोग यहाँ इसको समझ लो पहले कि ये होता है फाई, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फाई। फाई का मतलब सिंपल सा होता है एम्प्टी सेट। फाई का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, या इसको बोलो आप नल सेट बोलो, या इसको आप वॉइड सेट बोलो, सिंपल सी बात है ना। इसका मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है कि वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। ठीक है, वैसा सेट जो क्या हो जिसमें कोई भी एलिमेंट आपका नहीं हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। चलिए देखो ध्यान से, तो अगर एक सिंपल से इसको ऐसे समझो, अगर ए आपका नॉन एम्प्टी सेट है, अगर ए आपका नॉन एम्प्टी सेट है, बी भी अगर आपका नॉन एम्प्टी सेट है, तो जो ए क्रॉस बी मिलेगा ये भी आपका एक नॉन एम्प्टी सेट मिलेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर आपका ठीक है, अगर आपका जो दो सेट आपके पास अवेलेबल है ए और बी,
अगर आपके जो दोनों सेट्स हैं वो दोनों अगर नॉन एम्प्टी हैं आपके, ठीक है, दो आपके पास सेट अवेलेबल है, ठीक है, अगर दोनों जो है आपके नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी का मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। सपोज हमारे पास एक ए जो सेट है और एक बी सेट है, ठीक है, और दोनों जो सेट आपके जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, सेट से। तो जब आप ए क्रॉस बी निकालोगे इसका, ये भी जो है आपका ये एक आपका नॉन एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, ठीक है। तो सिंपल सा ये लॉजिक था हमारा, ठीक है। अब देखो जैसे इसको आप देखो, इस एग्जांपल को देखो, तो ये ए क्या आपके पास 1 2 है, यानी नॉन एम्प्टी सेट, बी क्या आपका एक नॉन एम्प्टी सेट। जब इसका हमने ए क्रॉस बी कैलकुलेट करा तो यहां भी क्या मिला आपको, ये जो सेट मिला आपको, ये भी क्या एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या चीज, नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। अच्छा, इसका अब ये पॉइंट पे ध्यान दो, अगर दोनों में से कोई एक, या तो ए या तो बी, अगर दोनों में से कोई एक जो है आपका नॉन एम्प्टी सेट नहीं होता है जबकि एम्प्टी सेट हो जाता है, ध्यान से फिर से इसको रिपीट करते हैं, अगर दोनों में से कोई एक, या तो ए या तो बी, अगर दोनों में से कोई अगर एक एम्प्टी सेट हो जाता है तो जो ए क्रॉस बी है वो फिक्स है कि आपका एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, फिर से समझते हैं, ठीक है। देखो अभी हमने क्या करा, दो केस लिया, ठीक है, हमने फर्स्ट केस में क्या करा कि अगर दोनों सेट जो है आपके ए और बी दोनों अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो जो ए क्रॉस बी होगा फिक्स है कि वो आपका नॉन एम्प्टी सेट होगा। लेकिन अगर आपका या तो ए या तो बी, या तो ए या तो बी, अगर दोनों में से कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक अगर आपका एम्प्टी सेट हो जाता है, ठीक है, तो फिक्स है कि जो आपका ए क्रॉस बी है ये भी आपका एम्प्टी सेट ही होगा। एक सिंपल से लॉजिक है ये, ठीक है, ये भी जो हमारा क्या होगा, एक एम्प्टी सेट ही होगा, ठीक है। यानी क्लियर सिंपल सी बात है कि ए क्रॉस बी जो वो एम्प्टी सेट कब होगा, आपको एम्प्टी कब होगा, जब दोनों में से कोई एक क्या होगा आपका एम्प्टी होगा, तभी ए क्रॉस बी एम्प्टी होगा। अच्छा, कब एम्प्टी नहीं होगा, यानी नॉन एम्प्टी कब होगा, जब दोनों जो है आपके नॉन एम्प्टी सेट होंगे तभी जो है आपका ए क्रॉस बी जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। तो एम्प्टी नॉन एम्प्टी का मतलब सिंपल सी बात है, एलिमेंट अगर होंगे तो हो गया नॉन एम्प्टी, अगर एलिमेंट नहीं होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे एम्प्टी सेट्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट जो हमारे पास पॉइंट हमने इसको बचा के रखा हुआ है इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट पे आप देखो ध्यान से, अगर दोनों में से कोई एक सेट, देखो दो तरह का सेट्स होते हैं, पहले ये समझ लो थोड़ा, ठीक है। एक होता है फाइनाइट सेट और एक क्या होता है आपका इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट का सिंपल सा मतलब होता है कि जिसका जो कार्डिनल नंबर है, जिसका कार्डिनल नंबर डिफाइंड है, ठीक है, जिसका कार्डिनल नंबर क्या चाहिए, डिफाइंड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। जिसका कार्डिनल नंबर डिफाइंड नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स है उसको बोलेंगे फाइनाइट, और जिसका हमको पता ही नहीं कि कितने एलिमेंट्स हैं उसके अंदर तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। तो अभी देखो ध्यान से, अगर आपका ए या बी दोनों में से कोई भी अगर अगर आपका एक इनफाइनाइट सेट होता है, ठीक है, ए और बी आपके पास है, या तो ए या तो बी, दोनों में से कोई अगर एक इनफाइनाइट सेट होता है तो जो ए क्रॉस बी होगा ये भी आपका एक इनफाइनाइट सेट ही होगा, ठीक है। देन आपका जो ए क्रॉस बी है ये भी आपका फिक्स है कि ये एक आपका इनफाइनाइट सेट, ठीक है, होगा ही होगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, हम बेसिक्स क्लियर कर लिए कि ए क्रॉस बी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एक बेसिक्स प्रॉपर्टीज क्या होती है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, बात करेंगे कुछ लॉ के बारे में, बात करेंगे वैसे लॉ जो सीपी पर बेस्ड है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट पे जो लॉज बेस्ड है हम लोग उसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है।